हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2018 के लिए अब कुछ कम टाइम बचा हुआ है और जाहिर सी बात है कि आपने भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। दोस्तों, आने वाले कुछ वीडियोस में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस का पार्ट 1 और इसमें हमने ऐड किया हुआ है कुछ पॉइंट्स जैसे पब्लिक बजट, उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट और उसके बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ फंड जैसे कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक फंड वगैरह। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो भी जो आने वाले हैं इसी से ही रिलेटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम शुरू करते हैं यहाँ पे पब्लिक बजट से। सो सिंपली ये पब्लिक बजट होता है एक स्टेटमेंट, मीन्स दैट इज इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोविंग आइटम्स वाइज एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। तो सिंपल टर्म्स में मतलब एक स्टेटमेंट है जिसमें रेवेन्यू गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स हैं दैट इज़ विद इन अ ईयर। और अब इसमें करते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें। सो इंडियन बजट कम्स अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वाला आज का टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में भी कई बार आ चुका है, दैट इज़ कि इंडियन बजट आर्टिकल किसके अंडर आता है। सो दैट इज़ आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बजट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाय स्टेट। सो इट इज़ बहुत, एक तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इसमें दोनों इंक्लूड होता है। सो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स ऑफ बजट। फर्स्ट वन दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फंड्स, स्टेटमेंट ऑफ फंड है। सेकंड वन दैट इज स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कुछ असेट भी हैं जो अपने पास हैं उसके, और कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं जो मतलब देय हैं उसके, सो मतलब देनदारी। सो इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स। सो अगेन थर्ड वन, इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जो वो लोन्स देता भी है उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, और सेकंड टर्म्स जो उसने लोन लिया हुआ है उससे लोन पे भी करता है। एंड बिफोर इंडिपेंडेंस जेम्स विल्सन प्रेजेंट बजट इन 80-60s। तो 80-60 में सबसे पहले बजट पेश किया था इंडिया में, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस। सो जेम्स विल्सन ने, और जेम्स विल्सन ने ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स। सो 80-60, तो यहाँ पे जितने भी हम टैक्स की बात करते हैं सबसे पहले आता है लैंड रेवेन्यू टैक्स, मतलब 1773 में, मतलब लॉर्ड कार्नवालिस। तो उसके बाद यही टैक्स आते हैं, दैट इज ये इम्पोर्टेंट भी हैं, इनकम टैक्स। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय षणमुखम शेट्टी इन नवंबर 1947। तो 1947 में षणमुखम शेट्टी ने बजट पेश किया। एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु प्रेजेंट बजट जवाहरलाल नेहरू। तो ये वाले क्वेश्चंस अपने जनरल दैट इज़ जीके या जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू, एंड ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइप बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ मोरारजी देसाई। सिर्फ 2 साल के लिए वो बने थे 1978 टू 80। तो जनता दल की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, और उन्होंने मतलब जब फाइनेंस मिनिस्टर जब वो रहे थे अपने टाइम में, तो मोरारजी देसाई ने यहाँ पे 10 टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था बजट। और मोरारजी देसाई एक सुप्रीम, मतलब एक सुप्रीम लीडर रहे हैं, और एक ये सिर्फ ऐसे पर्सन हैं जिनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न और एज वेल एज पाकिस्तान का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान मिला है। मतलब ये एक ही पर्सन है जिनको ये दोनों अवार्ड मिले हैं अब तक। सो उसके बाद पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया है 9 टाइम, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी 8 टाइम। एंड बजट 1997-1998 इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ड्रीम बजट, क्योंकि इस बजट में लोअरिंग इनकम टैक्स रेट एंड कॉरपोरेट टैक्स, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं दोनों ही, वो काफ़ी रिड्यूस कर दिए थे। सो दैट्स ऑल, दैट इज़ ड्रीम बजट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। एंड
till 2016 the union budget was presented on the last working day of February। तो मतलब फरवरी की मतलब 28 या 29 को बजट पेश होता था, लेकिन इस बार ये फिनोमिना थोड़ा सा चेंज कर दिया है अरुण जेटली ने। तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अब ये चेंज करके कर दिया है दैट इज़ 1 फेब एवरी ईयर। तो अब बजट पेश होगा दैट इज़ 1 फरवरी में। और ये वाला क्वेश्चन केबीसी में आया भी था लास्ट टाइम। एंड रेलवे बजट इज़ नाउ मर्ज विथ जनरल बजट। तो एक फर्स्ट टाइम से मतलब 1953 से कि रेलवे बजट को मर्ज कर दिया है दैट इज़ जनरल बजट में। और अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट में यहाँ पे कई तरह की क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बजट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बजट का मतलब ये है जो रियल में वर्क कर रही है। सो एग्जीक्यूटिव से जुड़ा हुआ है मतलब लोकसभा का। सो देर इज एग्जीक्यूटिव बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ बजट डिपार्टमेंट। सो बजट डिपार्टमेंट कौन है यहाँ पे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट, और उसका चीफ कौन है? अरुण जेटली। तो मतलब यहाँ पे अरुण जेटली ने जो प्रिपेयर किया बजट वो है एग्जीक्यूटिव बजट। और दूसरा है यहाँ पे लेजिस्लेटिव बजट। सो लेजिस्लेटिव बजट क्या है? लेजिस्लेटिव वर्ड जुड़ा होता है, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं MLA, सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। सो ये है थोड़ा छोटे लेवल पे। सो लेजिस्लेटिव बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लेजिस्लेटिव कमेटी। ये लेजिस्लेटिव कमेटी इसको प्रिपेयर कर रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर नहीं कर रहा। मतलब लेजिस्लेटिव कमेटी अगर हम MLA के हद तक देखें तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अडॉप्शन ऑफ लेजिस्लेचर। तो जितने भी यहाँ पे लेजिस्लेचर हैं उनके लिए। सो बस इतना फ़र्क है, यहाँ लेजिस्लेचर प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर कर रहा है मतलब अरुण जेटली। एंड नेक्स्ट वन इज कन्वेंशनल एंड कैश बजट। सो कन्वेंशनल बजट का मतलब है जो चीज़ें पुरानी तरीके से चलती आ रही हैं, और कैश, वहाँ कैश का मतलब है जो कुछ न्यू टाइप है। सो कन्वेंशनल बजटिंग इज ए सेट ऑफ अकाउंट established with the framework to those programs which are financed in a conventional manner। जैसे it is traditional way of showing estimates of receipt and expenditure items wise and classified in details। मतलब वही दो चीज़ें यहाँ पे मेन है, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर को। तो गवर्नमेंट की रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर्स जितनी हैं उसी को माना हुआ है इन्होंने, दैट इज़ कन्वेंशनल बजट। और आज भी हम यही यूज़ करते हैं मतलब रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर को। एंड नेक्स्ट वन इज़ कैश बजट। सो कैश बजट का यहाँ पे रिलेशन है सीधा ही गवर्नमेंट की कैश अर्निंग से, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। मतलब सोर्स का नहीं पता करना भाई कहाँ से पैसे आए, लेकिन अर्निंग करनी है बस। सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स आर ट्रीटेड एज बजटरी रिसिप्ट एंड डिफरेंट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे कैश तो हमने मतलब गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, लेकिन सोर्स का यहाँ पे पता नहीं है कि भाई ये सोर्स कहाँ से आया, दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स आर ट्रीटेड एज बजटरी रिसिप्ट एंड डिफरेंट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट वन मल्टीपल एंड यूनिफाइड बजट। अब देखो यूनिफाइड बजट क्या होता है? जब यहाँ पे एक डिसीजन गवर्नमेंट लेगी और सभी जितने भी स्ट्रक्चर है मतलब बजट का स्ट्रक्चर है उसमें इक्वल इफेक्ट पड़ेगा, तो वो तो है यूनिफाइड। और मल्टीपल होता है जब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं किसी बजट में। सो दैट यूनिफाइड बजट मीन्स द चेंज ऑफ ए यूनिफाइड बजट रिजल्टेड इन अ सिंगल मेजर ऑफ फिजिकल स्टेटस। सो मतलब यूनिफाइड सेम सेम चेंज आए, यूनिफाइड का मतलब ही ये होता है कि दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम सेम। सो सेम चेंज आ रहा है बजट में एज ए रिजल्टेड इन सिंगल मेजर ऑफ द फिजिकल स्टेटस। मतलब फिजिकल पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया गवर्नमेंट ने, तो पूरे बजट में यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सम ऑफ ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी। सो दैट इज़, तो मतलब वही है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कुछ चेंज किया फिजिकल मेजर और उससे बजट में सेम इफेक्ट पड़ रहा है। एंड दूसरा है यहाँ पे मल्टीपल बजट। सो मल्टीपल बजट मीन्स अ बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली a year. So it may be also include planned sale volume, revenues, resources, quantities, cost, expenses, asset liabilities and cash flows। मतलब बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ बजट के अंदर आ जाएं, सो दैट इज़ मल्टीपल
बजट। तो इसमें इंक्लूड हैं ये सारी चीज़ें। तो मतलब इनमें दैट इज़ काफ़ी चीज़ें हैं, दैट इज़ मल्टीपल बजट। एंड नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीमेंटल बजट। तो इंक्रीमेंटल काफ़ी इजी है। इंक्रीमेंट देखो, अगर आपकी सैलरी पे इंक्रीमेंट लगेगा, क्यों भाई, क्यों लगेगा इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट तब लगेगा जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, मतलब बेस्ड ऑन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो ये भी सेम है। सो एन इंक्रीमेंट बजट इज अ बजट prepared using a previous period's budget or actual performance as a basis with incremental amount added to the added for the new budget period। मतलब अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो नेक्स्ट ईयर बजट भी अच्छा होने वाला है, मतलब अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस बजट प्रिपेयर होगा। सो द allocation of resources is based upon allocation from the previous period। तो यहाँ पे मतलब जो नेक्स्ट ईयर का बजट है वो प्रिपेयर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पीरियड ऑफ बजट, मतलब जो भी परफॉर्मेंस रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म्स है जीरो बेस्ड बजटिंग, और ये वाली टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जीरो बेस्ड बजटिंग। सो दैट जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज डेवलप्ड बाय पीटर ए फायर इन 1969 में। अब हम समझते हैं भी जीरो बेस्ड बजटिंग होता क्या है। तो इसमें जब कोई गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर कर रही है, मतलब अब ये कॉन्सेप्ट कई कंट्रीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है और यूज़ भी हो रहा है। सो इसका मतलब ये है जब भी कोई कंट्री बजट प्रिपेयर कर रही है तो वो शुरू करेगी फ्रॉम जीरो से, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जितनी भी है उसकी फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करेगी। सो दैट इट मीन्स दैट वाइल फ्रेमिंग its budget from coming year, an organization should start from 0 point। So instead of treating the current budget as the starting point or base for next year's budgetary exercise। तो मतलब जीरो यहाँ पे स्टार्टिंग किया उसने 0 पॉइंट से, मतलब जीरो से। सो सिंपल टर्म्स, जब हम बजट शुरू कर रहे हैं फ्रॉम जीरो, दैट्स कॉल्ड जीरो बेस्ड बजटिंग। And a system of zero based budgeting was first introduced in the United States। So Department of Agriculture in its 1964 बजट, सबसे पहले दैट इज 1964 बजट में, दैट इज़ यूएसए में। और यहाँ पे और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये अडॉप्ट किया था उसके बाद। सो द जीरो बेस्ड बजटिंग अप्रोच हैज़ बीन अडोप्टेड इन इंडिया। फिर इसके बाद इंडिया ने अडॉप्ट इसको किया, दैट इज़ 1987 में। सो 1 अप्रैल 1987। और ये मतलब 86 में इसकी डिस्कशन चल रही थी, डिस्कशन के बाद 1987 में फाइनली अडॉप्ट कर लिया। एंड मोर एवर जीरो बेस्ड बजटिंग हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द 7th प्लान। सो ये यूज़ हुआ यहाँ पे, रिकमेंड किया 7th प्लान में एज वन ऑफ द स्टेप टू कंट्रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये जितनी बातें हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, 7th प्लान, इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट और फर्स्ट टाइम्स। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैनन्स ऑफ बजटिंग या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। सो ये कॉन्सेप्ट दिया था हेराल्ड स्मिथ ने। सो प्रोफेसर हेराल्ड स्मिथ सेट आउट सर्टन कैनन्स और रूल्स विच आर कॉल्ड एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। तो बेसिक प्रिंसिपल हैं, हो सकता है इनमें से कोई भी प्रिंसिपल पूछ सकता है कि भाई कौन से प्रिंसिपल इसमें इंक्लूड हैं या नहीं है। सो इसमें बात करी है इन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन बजटिंग, एडेक्वेट टूल्स होने चाहिए बजट के, मल्टीपल प्रोसीजर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस एंड एक्टिव कोऑपरेशन। तो सिर्फ ये पॉइंट ही याद कर लो, इनकी मतलब इनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट वन अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। सबसे पहले तो कंसोलिडेटेड फंड ही कई बार आ चुका है कि भाई ये होता क्या है। सो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंड्स हैं। नंबर 1 है कंसोलिडेटेड फंड। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें, कंसोलिडेट का मतलब होता है मतलब कंबाइंड सब चीज़ों का। सो ये भी वैसे ही है, इसमें सभी चीज़ें गवर्नमेंट की आती हैं। सो अगर हम कहें गवर्नमेंट अकाउंट तो इसको गवर्नमेंट अकाउंट भी बोलते हैं और इसमें सभी चीज़ें ऐड होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेटेड फंड। सो दिस इज चीफ अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन साफ बनता है विच वन इज चीफ अकाउंट, तो प्रमुख अकाउंट है कंसोलिडेटेड फंड।
So the flow to this fund by the way of taxes and non-taxes revenue, which rise to the government in connections with the conducts of its business. तो मतलब उसको अर्निंग कहाँ से हो रही है फंड की? बाय द वे ऑफ टैक्सेस, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू एटसेट्रा. And the government meets all its expenditure including non, that is loan repayments for this fund. तो इस फंड के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ऐड है इसमें, इंक्लूडिंग लोन्स, मतलब रीपेमेंट फ्रॉम दिस फंड, मतलब इसी फंड में से वो क्या करता है, रीपेमेंट भी करता है. सो दिस फंड इज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 266(1). तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 266(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और एंड नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट. मतलब पार्लियामेंट की कॉन्सेंट, पार्लियामेंट की स्वीकृति लेनी बहुत ज़रूरी है अगर कोई विड्रॉन, मतलब कोई अमाउंट निकलवानी है कंसोलिडेटेड फंड में से. तो मतलब सिंपल है कि यहाँ पे प्रोविज़न चाहिए गवर्नमेंट की. सो इट रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल. सो दिस फंड इज़ बेसिकली गवर्नमेंट अकाउंट इन विच सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पेड. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब गवर्नमेंट का अकाउंट है तो इसमें गवर्नमेंट सैलरीज, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज वगैरह ऐड होती है. सो इट इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट, ऑल रिवेन्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो मनी रिसिप्ट हो या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो. तो ये वाला कंसोलिडेटेड फंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट में यहाँ पे आता है कॉन्टिजेंसी फंड. कॉन्टिजेंसी का मतलब ही होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी. तो ये वाला फंड जुड़ा हुआ है इमरजेंसी से. सो द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज सेटअप अंडर आर्टिकल 267(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से आर्टिकल में आता है, 267(1). एंड एडवांसेस फ्रॉम द फंड आर मेड फॉर द पर्पजेज टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. तो मतलब जो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर है, मतलब ड्यूरिंग एमरजेंसी, वो ये लोन प्रोवाइड करता है उस चीज़ के लिए, मतलब फंड प्रोवाइड करता है. और यहाँ पे फंड प्रोवाइड होता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. सो दिस फंड कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. तो मेन टर्म्स यही जुड़ी हुई है, ड्यूरिंग इमरजेंसी ये मेनली यूज़ होता है. एंड द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होल्ड द फंड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो मतलब यहाँ पे जो इतने डिपार्टमेंट्स हैं ये होल्ड करते हैं अपने पास बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती. सो नो नीड टू गवर्नमेंट अप्रूवल. एंड थर्ड वन इज़ पब्लिक अकाउंट. ये जनरली पब्लिक अकाउंट ही है, इसमें जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, स्मॉल सेविंग्स वगैरह है, वो इंक्लूड हो जाता है. सो थर्ड वन दैट इज़ पब्लिक अकाउंट. सो इट इंक्लूड, सो दिस अकाउंट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 266(2). तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी कौन से आर्टिकल में आता है, 266(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे वही मनी होती है जो पब्लिक की मनी है. सो पब्लिक की मनी इन टर्म्स ऑफ प्रोविडेंट फंड हो गया, जैसे स्मॉल सेविंग्स हो गए. सो इसीलिए दैट इज़ ऑल अदर पब्लिक मनी, मतलब अदर देन कंसोलिडेटेड फंड रिसीव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. मतलब कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जितनी मनी है जो पब्लिक की है, सो वो टर्म से यहाँ पे है, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट. सो द रिसिप्ट अंडर पब्लिक अकाउंट डू नॉट कंस्टिट्यूट नॉर्मल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो मतलब ये जो रिसिप्ट हैं पब्लिक अकाउंट में, वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट यहाँ पे नहीं है. सो दे आर नॉट नॉर्मल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो रिसिप्ट है एज ए पब्लिक की. एंड पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन फॉर पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट इज़ देयरफॉर नॉट रिक्वायर. अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड नेक्स्ट वन है यहाँ पे सप्लीमेंट्री फंड. सो सप्लीमेंट्री फंड या फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट. सो सप्लीमेंट्री फंड आर पास्ड थ्रू यूजुअल और अप्रोप्रिएट एक्ट और बिल. तो ये एक यूजुअल प्रोसेस के थ्रू होता है, चाहे वो एक्ट हो चाहे वो बिल हो. सो इसमें एक चीज़ मेन जुड़ी हुई है यहाँ पे, दैट इज़ एडिशनल ग्रांट.
तो एडिशनल ग्रांट का मतलब क्या है, जब जहाँ पे भी ग्रांट ख़त्म हो जाए, मतलब अगर कोई वर्क चल रहा है और वर्किंग में जितना भी फंड है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसमें क्या पड़ेगी, एडिशनल ग्रांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडिशनल ग्रांट प्रोवाइड हो सकता है थ्रू दैट इज़ अप्रोप्रिएट एक्ट और बिल के थ्रू, मतलब यूजुअल प्रोसेस के थ्रू। तो उसी को हम बोलेंगे दैट इज़ हियर सप्लीमेंट्री ग्रांट या फिर सप्लीमेंट्री फंड। सो दैट the addition the additional grant required to meet the required expenditure of the government is called supplementary grant. So if expenditure on project is exceed then provided budget, मतलब provided budget से खर्चा हो गया ज़्यादा, then additional funds are provided through usual process. So बस यही बात है, मेन बात जुड़ी हुई है एडिशनल ग्रांट, वो भी यूजुअल प्रोसेस मतलब अप्रोप्रिएट बिल और एक्ट के थ्रू प्रोवाइड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज टेक्निक्स ऑफ बजटिंग। सो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स भी हैं। नंबर 1 है परफॉर्मिंग, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। सो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का मतलब यही है कि अगर हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट बजट को देख के, मतलब प्रीवियस बजट को देख के कि भाई कितनी रिवेन्यू हुआ था और कितना एक्सपेंडिचर हुआ था। सो दिस बजट यूज्ड इन 1968, सबसे पहले इंडिया में 1968 में हुआ। सो इट इज़ बैकवर्ड लुकिंग बजट। तो हम प्रीवियस बजट को हम जरूर देखते हैं भाई कितनी रिवेन्यू हुई थी और कितना एक्सपेंडिचर हुआ था। और नेक्स्ट वन है प्रोग्राम बजट। सो प्रोग्राम बजटिंग में हम क्या देखते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब प्रोग्राम बनाते हैं या फिर एक प्रोग्राम सेट करते हैं कि भाई इतना टारगेट होना चाहिए या फिर इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। सो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग। सो इट मेक स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर। तो इसीलिए ये क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी हम मेक करते हैं फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। और थर्ड वन यहाँ पे नॉन प्लान बजटिंग। सो नॉन प्लान बजटिंग, द बजट विच प्रेफर्ड टू टेक एन इमीडिएट एक्शन। सो जो इमीडिएट एक्शन के लिए हैं दैट इज़ नॉन प्लान बजटिंग। और इसको हम कई बार टर्म्स बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब जो एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती। एंड नेक्स्ट वन इज जेंडर बजटिंग। और जेंडर बजटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है और यहीं से कई बार क्वेश्चन भी आता है। सो जेंडर बजटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले 2005 और 6 में एज अ बजटरी प्रैक्टिसेस। सो 2005 और 6 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चनिंग आ भी चुकी है। सो जेंडर बजटिंग डजेंट मीन सेपरेट बजट फॉर वुमेन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बजट सेपरेट बजट हो वुमेन के लिए। So, according to Ministry of Childhood and Development, gender budgeting is powerful tools for achieving gender mainstreaming. So, mainstreaming का मतलब होता है मुख्य धारा में लेके आना, तो मतलब एक इम्पोर्टेंस देना। सो एक पावरफुल टूल्स है फॉर अचीविंग जेंडर मेनस्ट्रीम, तो मतलब एक दोनों को ही प्रायोरिटी देना, चाहे वो मेल फीमेल। सो वुमेन टेक बेनिफिट एज मैन, तो वुमेन भी मैन के बराबर इक्वल बेनिफिट लें। एंड मेन एम ऑफ जेंडर बजटिंग इज़ टू टैकल जेंडर इम्बैलेंसेस। तो जो जेंडर इम्बैलेंसेस है, थोड़ा जेंडर गैप है, इसको टैकल करना है मेन प्रॉब्लम जेंडर बजटिंग की। और जेंडर बजटिंग को ही हम यहाँ पे वुमेंस बजटिंग, जेंडर बजट्स, जेंडर सेंसिटिव बजट्स एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट भी कहते हैं। सो ऑल आर टर्म्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब इनिशिएटिव्स। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट्स ने टाइम टू टाइम लिए हैं और मतलब सेम ही है इनका, दैट हैव बीन यूज टू जेंडर एज लेंस फ्रॉम विच टू एनालाइज बजट एट नेशनल, रीजन एंड सिविक लेवल। तो मतलब एक काम कर रही है लेंस जिसे एनालाइज हो सके कि बजट हमने अलोकेट करना है नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और सिविक लेवल पे। एंड ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री था जिसने जेंडर बजटिंग इम्प्लीमेंट किया था सबसे पहले 1984 में। एंड इंडिया में यहाँ पे 10 स्टेट्स हैं जिन्होंने अब तक जेंडर बजटिंग इंट्रोड्यूस किया है। सो 10 स्टेट इन इंडिया हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड जेंडर बजटिंग, बट द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नोमेनकल्चर फॉर वेरियस स्कीम्स हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट टू रिप्लिकेट और असेस देम। तो मतलब कुछ रुकावटें भी हैं सोसाइटी में जो इसको अच्छी तरह से सक्सेस नहीं बनाती। तो अब तक यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम टू टाइम ये इंक्रीज़ भी हो जाए स्टेट,
तो 10 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने जेंडर बजटिंग को अडॉप्ट किया भी है या फिर इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किए कुछ पब्लिक बजट्स के बारे में कुछ बातें, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें ऐड हैं जैसे पब्लिक फाइनेंस का ये पार्ट 2 है, और इसमें ऐड हैं पब्लिक डेप्ट, टाइप्स ऑफ डेप्ट मतलब जो सार्वजनिक ऋण होते हैं वो, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं FRBM एक्ट के बारे में कुछ इसकी ज़रूरी बातें, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट। तो दोस्तों बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ।